24 फरवरी 2022 सुबह लगभग 4:30 मॉस्को का क्रेमलिन परिसर असामान्य रूप से शांत था। बर्फ से ढकी सड़कों के ऊपर फैला गहरा अंधेरा धीरे धीरे एक ऐसे निर्णय की आहट दे रहा था जो आने वाले वर्षों तक पूरी दुनिया की दिशा बदलने वाला था। उसी समय व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर रूसी मिसाइलें यूक्रेन की सीमाओं की ओर बढ़ चुकी थीं और कुछ ही मिनटों में कीव, खार्किव और डोनबास के ऊपर आसमान में चमकती आग की रेखाएं दिखाई देने लगीं। यह केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि शीत युद्ध के बाद की दुनिया के सबसे बड़े शक्ति संतुलन को चुनौती देने की शुरुआत थी, जिसमें वर्षों से जमा अविश्वास, विस्तार करती नाटो सेनाएं और रूस की सुरक्षा चिंताओं का दबाव एक साथ विस्फोट बनकर बाहर आ रहा था। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद से ही रूस के भीतर यह डर लगातार बढ़ता गया था कि पश्चिम धीरे धीरे उसकी सीमाओं तक पहुंच रहा है। नाटो का विस्तार पोलैंड, हंगरी और बाल्टिक देशों तक पहुंच चुका था और क्रेमलिन के रणनीतिक कक्षों में यह आशंका गहराती जा रही थी कि अगला लक्ष्य यूक्रेन हो सकता है। व्लादिमीर पुतिन के लिए यूक्रेन केवल एक पड़ोसी देश नहीं था, बल्कि रूस की ऐतिहासिक पहचान और सुरक्षा के बीच खड़ी एक संवेदनशील दीवार था। जैसे जैसे कीव की सरकार पश्चिमी देशों के करीब जाती गई, वैसे वैसे मॉस्को के भीतर यह विश्वास मजबूत होता गया कि यदि अभी कदम नहीं उठाया गया तो रूस की सीमाओं के ठीक सामने नाटो की स्थायी सैन्य उपस्थिति स्थापित हो जाएगी। उधर कीव में उसी रात राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के दफ्तर के बाहर सायरनों की आवाजें तेज होती जा रही थीं। यूक्रेन की सड़कों पर अचानक छा गया सन्नाटा यह संकेत दे रहा था कि युद्ध अब केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहने वाला। जैसे ही पहले विस्फोटों की खबरें राजधानी तक पहुंची, पूरे देश में भय और प्रतिरोध की मिश्रित लहर फैल गई। यूक्रेन की सेना तेजी से सक्रिय हुई और आम नागरिकों के हाथों में भी हथियार पहुंचने लगे। यह युद्ध केवल दो देशों के बीच नहीं था, बल्कि यह उस विचारधारा की लड़ाई बन चुका था जिसमें एक तरफ क्षेत्रीय सुरक्षा का दावा था और दूसरी तरफ स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा का संकल्प। इसी बीच वॉशिंगटन, ब्रुसेल्स और लंदन के रणनीतिक केंद्रों में भी रात अचानक लंबी हो गई थी। नाटो के सैन्य अधिकारियों ने तुरंत आपात बैठकें शुरू कर दीं और यूरोप के कई देशों में सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई। दुनिया के सामने एक ऐसा परिदृश्य बनने लगा जिसमें हर निर्णय तीसरे विश्व युद्ध की संभावना को थोड़ा और करीब ला सकता था। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूस पर कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में अस्थिरता की एक नई लहर फैल गई। ऊर्जा बाजार से लेकर खाद्यान्न आपूर्ति तक हर क्षेत्र इस संघर्ष की छाया में आने लगा और यह स्पष्ट हो गया कि यह युद्ध केवल यूक्रेन की सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा। डोनबास क्षेत्र की ठंडी खाइयों में रूसी विशेष बलों की गतिविधियां लगातार तेज हो रही थीं। वहां चल रही हर छोटी कार्रवाई के पीछे एक बड़ा रणनीतिक उद्देश्य छिपा था, जिसमें रूस अपनी सैन्य पकड़ मजबूत करना चाहता था ताकि भविष्य की बातचीत में उसकी स्थिति निर्णायक बनी रहे। दूसरी ओर यूक्रेनी सैनिक सीमित संसाधनों के बावजूद लगातार प्रतिरोध कर रहे थे और उनकी यह जिद धीरे धीरे पूरी दुनिया के लिए एक प्रतीक बनती जा रही थी। इस संघर्ष ने यह दिखा दिया कि आधुनिक युद्ध केवल टैंकों और मिसाइलों से नहीं लड़े जाते, बल्कि सूचना, मनोबल और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी उतने ही महत्वपूर्ण हथियार बन चुके हैं। समय के साथ साथ यह युद्ध केवल मैदानों और शहरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि साइबर दुनिया और कूटनीतिक गलियारों तक फैल गया। रूस और पश्चिम के बीच चल रही यह अदृश्य लड़ाई वैश्विक शक्ति संतुलन को धीरे धीरे बदल रही थी। चीन की सतर्क निगाहें, भारत की संतुलित कूटनीति और यूरोप की ऊर्जा निर्भरता इस संघर्ष को और जटिल बना रही थी। हर बीतते दिन के साथ यह स्पष्ट होता जा रहा था कि यह केवल एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं, बल्कि आने वाले दशक की वैश्विक राजनीति का आधार बनने वाला संघर्ष है। आज भी कीव और मॉस्को के बीच फैली यह दूरी केवल भौगोलिक नहीं रह गई है, बल्कि ये दो अलग अलग भविष्य की कल्पनाओं के बीच खींची एक गहरी रेखा बन चुकी है। इस रेखा के दोनों ओर खड़े नेता अपने अपने निर्णयों के साथ इतिहास के सबसे कठिन मोड़ पर खड़े दिखाई देते हैं, जहां हर अगला कदम केवल युद्ध के परिणाम ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की दिशा तय करने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि 24 फरवरी 2022 की वह ठंडी सुबह अब केवल एक तारीख नहीं रही,
बल्कि आधुनिक विश्व व्यवस्था के बदलते स्वरूप की शुरुआत बन चुकी है।